नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशा कराइए चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे फिट्स इंडिया एक्ट की। इसका क्या महत्व है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जरा इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि जब हमारा संविधान का विकास हो रहा है और उसमें जब शुरुआत की गई तो उसमें फिट्स इंडिया एक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। देखते हैं जरा क्या है फिट्स इंडिया एक्ट में। इन शब्दों को मैं डिटेल में देता हूं। फिट्स शब्द कहां से आया? ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट्स। ठीक है, उनके ही नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ गया फिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया मतलब भारत, क्लियर है आपको। एक्ट मतलब होता है अधिनियम, और अधिनियम एक्ट तब पारित होता है जब वहां की संसद से बहुमत के साथ पारित किया जाए। तो वहां विलियम पिट की सरकार थी जिन्होंने इंडिया के लिए एक्ट बनाया 1784 में, जो बड़ा ही प्रोमिनेंट एक्ट है। और इस एक्ट में क्या प्रावधान किए और इसको क्यों लाया गया, उस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट यह है जो इसको लाया गया, क्योंकि पॉइंट पढ़े आप, सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। कंपनी से यहां मतलब हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों नियंत्रण बढ़ाना पड़ा वहां की सरकार को, इस पर देखते हैं। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने 1600 में आई थी, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि जिसमें उसको दीवानी प्राप्त हुई, मतलब टैक्स उगाही का अधिकार उसको प्राप्त हुआ। दीवानी मतलब टैक्स को उगाना, रेवेन्यू सिस्टम को अपने हाथ में लेना। इससे जब ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुई, अंग्रेज मजबूत हुए, तो उनके जो कर्मचारी थे, इससे क्या हुआ, युद्ध में लड़ने से, लोकल राजाओं से उनके अपने कांटेक्ट होने से, उनसे अपनी संधियां होने से कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, इसमें पैसा खर्च हुआ, सेना में पैसा खर्च हुआ, इससे कंपनी घाटे में गई। इसके बाद जब कंपनी को फायदा होना चाहिए, जब दीवानी उसके हाथ में आई तो फायदा हुआ नहीं 1765 के बाद। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोकल कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने यहाँ के लोकल व्यापारियों से हाथ मिलाकर क्या किया, भ्रष्टाचारी की, घूस ली, रिश्वत ली, ब्राइब लिया। इससे कंपनी को घाटा लगना चालू हुआ, और ये जो टैक्स देती थी लंदन में ब्रिटिश सरकार को, वो भी कम मिलने लगा। इस बात से ब्रिटिश संसद में प्रश्न उठा, और ब्रिटिश संसद में जब प्रश्न उठा कि हमको घाटा क्यों हो रहा है और हमको ईस्ट इंडिया कंपनी में लगाम लगाना चाहिए, इसीलिए 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उसके बाद जब फिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें सरकार ने एक प्रॉपर नियंत्रण कंपनी के ऊपर स्थापित किया, और ये पूरा एक एक्ट आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सरकार ने कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, ये समझ में आ गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और ये जो यहाँ पर बंगाल में गवर्नर बैठते थे, ये लोकल राजाओं से कुछ ना कुछ संधियां करके उनको सैन्य सहायता दे रहे, कहीं कुछ दे रहे। इस वजह से फालतू का पैसा खर्च हो रहा है जो जरूरी नहीं है। आप व्यापारिक कंपनी है, व्यापार पे ध्यान हट के आप प्रशासन के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप राज करने के उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इससे घाटा हो रहा है। इसलिए नियंत्रण बढ़ाने के लिए। तो नियंत्रण कैसे होगा? नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया, जिसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 मेंबर रखे, 6 सदस्यीय बनाए, और ये सभी मामलों में अब हस्तक्षेप करेगा। जैसे असैनिक मामलों में डिसीजन लेना है तो भी आपको नियंत्रण बोर्ड के मेंबरों से पूछ के लेना पड़ेगा। सैनिक संबंधी कोई डिसीजन है तो वो भी आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स के बिना परमिशन के नहीं होगा। राजस्व संबंधी मामलों में भी ये तीनों के तीनों मामले किसके पास चलेगा? बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास चले गए। ये तीनों ही महत्वपूर्ण चीजें थी, और ये सब मामले बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बिना आप नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात हुई यहां पर। अब आप देखें, जो नियंत्रण बोर्ड था, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में, जो नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया इन सभी मामलों को। और इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, आपको मालूम होगा बंगाल में गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसके जो सदस्य हैं वो अनुबंधित सेवक ही होंगे। वो क्या हैं? वो अनुबंधित सेवक हैं। जैसे आज शासकीय कर्मचारी होते हैं ना, कि सरकार से वो बंधे थे, जो सरकार डिसीजन देगी या सरकार जो पॉलिसी बनाएगी
उन पॉलिसी को ग्राउंड पे लागू कराना, इंप्लीमेंट कराना काम होता है आपके सिविल सर्वेंट का या कर्मचारियों का शासकीय। बिल्कुल उनकी स्थिति वैसे ही कर दी कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक सेवक हैं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स यहाँ के डिसीजन लेंगे उसको आपको इंप्लीमेंट करना, उस पर आपको चलना, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, आप मालिक नहीं है, आप अनुबंधित सेवक हैं। कौन? गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य। गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 सदस्य हुआ करते थे। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 के स्थान पर 3 सदस्य कर दिए गए, यद्यपि उसे अभी भी बहुमत के आधार पर कार्य करना होता था। देखिए यहां क्या है, पहले जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। अब इस एक्ट में इसमें आपके 3 मेंबर किए गए। क्यों किए गए, मैं जरा इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जरा देख लीजिए। देखिए 4 मेंबर है और एक क्या है, गवर्नर जनरल है। तो डिसीजन बहुमत से होना है, तो बहुमत क्या होगा, जब 2 लोग इधर हों, 2 लोग इधर हों, और फिर जो आपके मैंने यहां पर बोला कि गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल का जहां फैसला जाएगा +1 जहां होगा वहां डिसीजन जाएगा। तो इस स्थिति में गवर्नर जनरल को यह महसूस हो रहा था कि हमको 2 मेंबर्स को कम से कम एटलीस्ट कन्विंस करना पड़ रहा है, और ये एक गवर्नर जनरल के थोड़ा तकलीफ दे हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पावर में कमी की गई। तो उसने कहा कि साहब ये थोड़ी दिक्कत है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन किया गया, 4 की जगह 3 मेंबर किए गए, लेकिन डिसीजन अभी भी बहुमत पर होगा, 3+1। 1 मतलब यहाँ गवर्नर जनरल की ही बात हो रही है, क्लियर कर रहा हूं। तो अब यदि बहुमत से लेना है, तो जब 2 मेंबर एक तरफ होंगे और 2 मेंबर एक तरफ होकर और एक मेंबर भी यदि गवर्नर की तरफ है, तो गवर्नर का वोट और एक मेंबर जो उसकी तरफ है, ये गवर्नर जनरल का एक वोट, तो 2 हो गए। तो जब 2 और 2 दोनों टाई स्थिति में आ जाएंगे, तो गवर्नर जनरल वाला फैसला सामान्यतः मान लिया जाता था। तो इसमें यदि गवर्नर जनरल ने एक मेंबर को भी कन्विंस कर लिया अपने डिसीजन के लिए कि यार ये सही है, तो 2 मेंबर यदि उस तरफ भी हैं, तभी गवर्नर जनरल अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सकता है। ये 4 में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इस तरीके से इसमें ये नियम किया गया, लेकिन अभी भी डिसीजन बहुमत से ही होगा। ठीक है, यदि ये मेंबर भी गवर्नर से कन्विंस नहीं हुआ तो डिसीजन नहीं होगा, और ऐसा बार बार नहीं होगा। ठीक, ये चर्चा हो गई। अब आप देखें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो बना है उसमें अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई गवर्नर जनरल ही अध्यक्ष था। नहीं, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल का अध्यक्ष है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य, मतलब एक सदस्य होगा। किसका? मंत्रिमंडल का, मतलब वो मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति होगा। वहां की संसद का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब अध्यक्ष तो आपको समझ में आ गया कि वहां की संसद का क्या है? कोई मंत्रिमंडल का सदस्य। अब अध्यक्ष की और सदस्यों की आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब वहां का मंत्री यहाँ का अध्यक्ष है, तो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। तो सदस्य और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति वहां का कौन करेगा? सम्राट। सम्राट मतलब वहां के राजा जी। और सम्राट किसके कहने पे फॉलो करता था? जैसे आज होता हमारे राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पे कोई फैसला लेते हैं, तो वहां के जो सम्राट हैं नियुक्ति करते थे, जैसे प्रेसिडेंट करते हैं, सम्राट वहां इनकी नियुक्ति करते थे। किसके कहने पे करते थे? जो वहां का मंत्रिमंडल हुआ करता था। तो उस समय सरकार किसकी थी? विलियम पिट की थी। तो जो पिट्स के मंत्रिमंडल जिनको बोलेंगे, उनको वो नियुक्त करने का कार्य सम्राट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक, कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेंगे वहां के सम्राट जो राजा होंगे, और जो सरकार होगी उसकी मंत्रिमंडल के कहने पर करेंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और अध्यक्ष होंगे मंत्रिमंडल के कोई एक सदस्य होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये सब किया क्यों गया, इसको मैं थोड़ा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको करने के पीछे की वजह थी कि यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, इसमें अभी एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें एक और चीज हुई थी। इसमें एक और चीज ये हुई कि अब जो मैंने बोला था कि लोकल राजाओं से ये समझौते कर लेते थे, तो अब लोकल राजाओं से समझौते नहीं कर पाए। एक चीज इसमें और हुई कि जैसे बंगाल में गवर्नर की एक परिषद थी,
बंगाल में गवर्नर की एक परिषद थी जिसमें आपने देखा 3 मेंबर थे। तो यही कंसेप्ट उन्होंने कहा कि हम क्यों ना मद्रास और बंबई में ये कंसेप्ट लगा देते, वहां भी गवर्नरों की एक परिषद बना देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर भी परिषदों का निर्माण किया गया और इन दोनों जगह की परिषदों का अधीक्षण का जो अधिकार है वो बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। अधीक्षण का जो अधिकार है, यहां पे मैं लिख देता हूं, बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बंबई की में जो गवर्नर की परिषद बनेगी उसका अधीक्षण का अधिकार दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मद्रास और बंबई में गवर्नर नहीं थे, लेकिन मद्रास और बंबई उस समय पर बंगाल की तुलना में कम थे क्योंकि रेवेन्यू बंगाल से ज्यादा आता था और बड़ा भी था। तो वहां पर भी गवर्नर बैठे थे मद्रास बंबई में, लेकिन वहां पर परिषद नहीं थी, अकेले गवर्नर फुल फ्लैश शासन चला रहा था, वन सिंगल व्यक्ति। तो कहा कि उसकी मदद के लिए भी परिषद का निर्माण करते हैं और इन दोनों की परिषदों को कंट्रोल या अधीक्षण करने का अधिकार बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। अब तो ये पूरे इस एक्ट का वो था कि कैसे इंडिया पर कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये अनायासी राजाओं से संधि कर युद्ध कर रहा है, जिससे राजस्व का घाटा हो रहा है, कंपनी घाटे में जा रही है और यहाँ के जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिस वजह से और दिक्कतें हो रही हैं। तो इनके उस पर भी जो है कंट्रोल किया जाए कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ही सब कुछ डिसीजन होंगे और ये अनुबंधित सेवक होंगे तो इनके पास कोई मौका नहीं होगा। और यदि ऐसा वो करते हैं तो न्यायालय बन चुका था 1773 में, उसमें उनके लिए सजा का प्रावधान था। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।